जब हम गुजरात कहते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? रेगिस्तान, व्यापारी दिमाग, या एक ऐसी धरती जिसने भारत को उसका सबसे बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक नेतृत्व दिया? आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस राज्य की यात्रा पर चलेंगे जिसने हर आपदा को अवसर में बदला है। ये कहानी है गर्वी गुजरात की। लोग कहते हैं कि भूगोल इतिहास को आकार देता है। गुजरात की 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा ने इसे सदियों से दुनिया से जोड़े रखा है। लेकिन ये केवल एक भौगोलिक वृत्तांत नहीं है, ये भारत का वो इंजन है जो आज देश को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो गुजरात की कहानी हजारों साल पुरानी है। जब दुनिया के कई हिस्से सभ्यता की वर्णमाला सीख ही रहे थे, तब लोथल और धोलावीरा में शहरी नियोजन और जल प्रबंधन की मिसालें गढ़ी जा रही थी। लोथल, जो शायद दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था, ये साबित करता है कि गुजरात के खून में व्यापार और वैश्विक दृष्टि आज से नहीं बल्कि 4000 वर्षों से है। और जहां व्यापार है वहां अध्यात्म भी है। ये भूमि है भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारिका की, जहां उन्होंने एक आदर्श साम्राज्य की स्थापना की। और ये भूमि है प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। सोमनाथ का इतिहास गुजरात की जीवंतता का प्रतीक है। इसे आक्रांताओं ने 17 बार तोड़ा, लूटा और जलाया, लेकिन हर बार ये मंदिर और भी अधिक भव्यता के साथ राख से उठ खड़ा हुआ। यही है गुजरात का चरित्र, अजय और अदम्य। जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का अंधकार छाया था, तब इसी माटी ने वो रोशनी पैदा की जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। मोहनदास करमचंद गांधी। साबरमती के संत ने बिना ढाल और तलवार के एक ऐसा संग्राम छेड़ा जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। 1930 का नमक सत्याग्रह केवल एक कर के खिलाफ विरोध नहीं था, ये भारत की सोई हुई आत्मा को जगाने का शंखनाद था। और जहां एक और अहिंसा का दर्शन था, वहीं दूसरी ओर था फौलादी इरादा। 1928 में बारदौली के किसानों के हक के लिए ब्रिटिश सरकार से टकराने वाले वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने एक उपाधि दी, सरदार। आजादी के बाद 562 से अधिक रियासतों को एक धागे में पिरोकर आधुनिक भारत का नक्शा तैयार करने का श्रेय इसी गुजराती सपूत को जाता है। सरदार पटेल के बिना आज का भारत वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है, जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। कोई यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती। तो इतिहास की इन करवटों के बीच गुजरात एक बेहद जीवंत और रंगीन राज्य है। नवरात्रि के 9 दिन गुजरात दुनिया के सबसे लंबे डांस फेस्टिवल में बदल जाता है। गरबा केवल एक नृत्य नहीं बल्कि शक्ति की आराधना है, जिसे अब यूनेस्को ने भी मान्यता दी है।
यहाँ की बोली में जितनी मिठास है उतनी ही मिठास है यहाँ के भोजन और व्यवहार में। कच्छ के रण उत्सव की चांदनी रातें हों या गिर के जंगलों में राज करते एशियाई शेर, गुजरात की विविधता आपको हर कदम पर चौंकाती है। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। The earthquake in India has made headlines around the world. Staat Gujarat. Aus der Luft können die Piloten uns. Touch. At 8:46 a.m., Gujarat changed forever. लेकिन इस भूमि की सबसे बड़ी परीक्षा 26 जनवरी 2001 को हुई। एक विनाशकारी भूकंप ने कच्छ और भुज को मलबे में बदल दिया। हजारों जाने गई। दुनिया ने सोचा अब गुजरात दशकों पीछे चला गया है। Rescuers pursuing the faint voices of survivors trapped beneath the rubble were rewarded at least once on Sunday when a woman was pulled out alive. लेकिन जैसा कि हमने सोमनाथ के इतिहास में देखा था, गुजरात टूटना जानता है पर हारना नहीं। उसी वर्ष अक्टूबर में राज्य के नेतृत्व की कमान संभाली एक नए चेहरे ने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके सामने एक तबाह हो चुका राज्य, जिसे फिर से खड़ा करने की चुनौती उन्हें मिली थी। और फिर उन्होंने जो किया, आज वो गवर्नेंस की एक केस स्टडी है। भुज का पुनर्निर्माण आधुनिक टाउन प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण बना। पर गुजरात की राह इतनी आसान नहीं थी। अभी गुजरात भूकंप की त्रासदी से उभर ही रहा था कि एक और त्रासदी ने गुजरात समेत पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौट रहे राम भक्तों से भरी ट्रेन को गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 59 हिंदू कार सेवकों की मौत हो गई। ये गुजरात के इतिहास का एक काला अध्याय था। पर नवनिर्वाचित तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की और संवेदनशील हालातों को संभाला। 2003 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वाकांक्षी विचार को पेश किया और वो विचार था वाइब्रेंट गुजरात। ये केवल एक इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था, ये लाल फीताशाही को खत्म कर रेड कारपेट बिछाने की शुरुआत थी। जब टाटा मोटर्स को नैनो प्लांट के लिए जगह चाहिए थी, तो गुजरात सरकार ने महज कुछ ही दिनों में जमीन आवंटित करा दी। इस पॉलिसी ड्रिवन स्टेट मॉडल ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। आज गुजरात अपनी जड़ों को याद रखते हुए आसमान छू रहा है। केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, केवल कांसे और लोहे का ढांचा नहीं है। ये उन किसानों के औजारों को पिघलाकर बनाई गई है जो सरदार पटेल के अखंड भारत के सपने को दर्शाती है। ये भारत की इंजीनियरिंग और इच्छा शक्ति का अजूबा है। आज का गुजरात भारत का भविष्य लिख रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गिफ्ट सिटी हो, जो दुनिया के बड़े बैंकों का ठिकाना बन रही है, या सूरत, जहां दुनिया के 90% से अधिक हीरे तराशे जाते हो। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण तक, गुजरात भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सारथी है। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों से लेकर गिफ्ट सिटी के ग्लास टावर्स तक,
दांडी के नमक से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई तक गुजरात की कहानी हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। ये उस संकल्प की कहानी है कि अगर दृष्टि स्पष्ट हो तो रेगिस्तान में भी विकास के फूल खिल सकते हैं।